अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मैस एक्शन या इसको हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। इस पर बात करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह में नाम से शो हो रहा है कि इक्विलिब्रियम लॉ, इक्विलिब्रियम, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा कि इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। तो इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है, वो पॉइंट होता है जहाँ रिएक्टेंट की जो रफ्तार होती है, रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है, वो रेट ऑफ प्रोडक्ट जब इक्वल हो जाता है, यानी कि जब हमारे पास रिएक्टेंट है, इनकी रफ्तार इक्वल हो जाती है किसके, प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है, ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। जब रिएक्टेंट की तादाद प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है तो उस स्टेज को, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेज। ओके। तो इसी से हम इसको अब आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, लॉ ऑफ मैस एक्शन या इक्विलिब्रियम लॉ में। ओके। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय वी.एम. गोल्डबर्ग एंड पीवैग इन 1864, यानी कि 1864 में ये दो केमिस्ट्स से साइंसदान उन्होंने ये लॉ पेश किया था। अब इधर दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है डेफिनेशन, ये थोड़ी सी आसान है बात एक ही है। ओके। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ मोलर कंसंट्रेशन रेज टू अ पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो प्रोडक्ट। अब पहले हम आसान जो डेफिनेशन वो देखते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब ये जो इस इजी डेफिनेशन लिखी, इसमें दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। पहला हिस्से में क्या बताया गया है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी कि जब कोई रिएक्शन होता है, तो उसमें रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो उसके एक्टिव मैसेज के इक्वल होती है। मिसाल के तौर पर अब हम पहले रिएक्टेंट लेते हैं। ये हमारे पास सपोज कर रिएक्टेंट है A+B। अब इनकी ये बनाते हैं C+D, या हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स हैं। ओके। जब ये रिएक्टेंट्स की ये ए और बी आपस में मिलने की जो रफ्तार है, आपस में मिलने की जो तेज़ी, आपस में मिलने का जो रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकी कंसंट्रेशन पर। यानी कि कितनी तादाद में ये है, ये और कि इसकी, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कितनी ज़्यादा है। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनकी आपस में मिलाप करने की, आपस में मिलने की, आपस में जुड़ने के, आपस में कोइंसाइड होने की, जो आपस में मिलने की जो रेट है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ओके। अगर इसकी इन दोनों की कंसंट्रेशन कम है तो इनका जो रेट होगा, रेट होगा रे, रेट वो यानी कि कम हो जाएगा। ओके। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंसेस। यानी कि जो जब अब हम पूरे रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। इधर ये ध्यान कर लीजिए कि ये इधर रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है केमिकल रिएक्शन की जो रेट होता है। अब एक्टिव मैस क्या है इसका भी थोड़ा पता होना चाहिए। एक्टिव मैस उन मैसेज को कहते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ओके। यानी कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना ही जो रेट का रिएक्शन का रेट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसी को ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, इसकी तादाद है इधर 10 और इधर भी 10 है, और इसकी रफ्तार में सपोज कर रहा हूँ मैं, मान लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं इसकी 10%, 10% इसकी जो है ना स्पीड आपस में इस रिएक्टेंस का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट है, स्पीड है। अब अगर इसके हम दोनों की तादाद इंक्रीज़ कर देंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देंगे, 20-20 कर दें, तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके। ये आगे हम ये देखते हैं। अच्छा, जो ये डेफिनेशन है ये भी हम बाद में देखते हैं। इसमें जो है ना पावर का तज़किरा, पावर को छेड़ा गया है। ओके। ये भी हम देखते हैं। आइए हम अब आगे देखते हैं। लेट अस कंसिडर ये लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है। ये हमारे पास A+B रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्टेंट्स आपस में जो है रिएक्ट करके, कौन सा मिलाप करके, आपस में मिल के, ये मिलकर ये आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं C+D।
ओके, इसलिए हम ये मैंने एफ लिखा है, स्मॉल एफ के एफ। और जब ये सी डी आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास जो होगा वो रिएक्टेंस बना देंगे अगेन, और इसको हम के भी शो कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन को सब ज़रा गौर से देखें कि पहले जो ए प्लस बी रिएक्टेंट्स आपस में मिले, आपस आपस में मिलकर उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। अब ये वापस क्यों आ रहा है? जो मैं ये जो तीर है, ये जो एरोज है, हम क्यों शो कर रहे हैं? तो यहाँ आप एक बात गौर कर नोट कर लीजिएगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम, क्यों? क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम लॉ को। इक्विलिब्रियम का पहले मैंने आप लोगों को तस्करा इसका कर दिया कि वो स्टेज जहाँ रिएक्टेंट की जो होती है रफ्तार, वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। और सेकंड कंडीशन ये है कि वो रिवर्सिबल हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है इस लॉ के लिए कि रेट ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट। जब रेट ऑफ रिएक्टेंट्स की तादाद रफ्तार रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी तो वो एक ये कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि सेकंड कंडीशन इसमें ये है कि ये रिवर्सिबल हो। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मसला है, ये क्या है? अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं, और फिर वो मिसाल के तौर पर इधर देखिए हमारे पास एक रिएक्शन होता है जो अमूमी तौर पर ये हमारे पास ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये आप दोबारा फिर मिलकर ये इस तरह का ये रिएक्शन बना सकते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इधर हमने HCl लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, तो ये देखे मिल जाएंगे, वाटर बन गया और ये NaCl बन गया। अब ये जितना मर्जी इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर कैटलिस्ट डालें, अब ये दोनों आपस में मिलकर ये नहीं बना सकते, इसलिए जो ये रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है। और इसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पर जो हमारा होता है इक्विलिब्रियम लॉ होता है। ओके, अब आप इनको जितना मर्जी यानी कि इन्हांस कर लें, टेम्परेचर देकर कैटलिस्ट की तादाद बढ़ाकर जो मर्जी कर लें, अब ये नहीं मिलने वाले हैं। वो कहेंगे नहीं भरावा साड़ी नहीं हिम्मत है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दी रेट्स ऑफ रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये मैंने आप लोगों को पहले तज़किरा कर दिया है कि जो रिएक्टेंट्स की रेट होता है, रिएक्टेंट्स का रेट होता है वो उनके एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड बात क्या बताई थी कि कंप्लीट रिएक्शन का जो रेट रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब ये देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल लिया, ये देखें कि जो रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स के। जितनी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। ओके, यानी कि जितनी ज़्यादा इन दोनों में मोहब्बत होगी, प्यार होगा, जितनी लगन से ये दोनों आपस में मिलाप करेंगे, आपस में दोनों कंसाइड करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जितना गहरा ताल्लुक होगा उतना ही ज़्यादा इसका जो होगा रेट होगा। ये आप आम अल्फाज में समझ लें। ओके, तो जिस तरह हम जानते हैं कि जब किसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं वहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, इधर हमने कांस्टेंट की एफ लगाया, ये एफ क्या शो कर रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है कांस्टेंट है। अब इसी तरह हम आप देख लें जो हमारे पास ये है, जब ये चूंकि हमारा जो रिएक्शन वो रिवर्सिबल है, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ भी हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CD, यानी कि जितना ज़्यादा प्यार से, जितनी ज़्यादा मोहब्बत से, जितना ज़्यादा गहरे ताल्लुक से ये आपस में मिलाप करेंगे, आपस में मिलेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद फिर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उतना ही उसकी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। ओके, यानी कि इसकी तादाद इन दोनों के गहरे ताल्लुक पर डिपेंड करती है, इसकी भी तादाद इन दोनों के गहरे ताल्लुक पर डिपेंड करती है। अब के एफ एंड के बी आर दी रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन। ओके, ये मैंने बता दिया कि के एफ किसके लिए है, फॉरवर्ड के लिए, और के बी किसके लिए है, रिवर्स। के बी क्या इशू कर रहा है, बैकवर्ड, यानी कि बैक होने वाला।
अब ये देखें कि हम एक स्टेज लाते हैं, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ रिएक्टेंट्स की तादाद रफ्तार प्रोडक्ट की रफ्तार की इक्वल हो जाती है। ये देखेंगे जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल हो जाती है, उसको उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। ओके, अब हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं जो अभी हमने पीछे निकाली है। ये है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, आर एफ है और ये आर बी है। अब इधर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के इक्वल किया, तो इक्वल क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम स्टेज लाना चाह रहे हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है जब रिएक्टेंट्स की रफ्तार और प्रोडक्ट्स की रफ्तार आपस में इक्वल हो जाती है। अब वैल्यू पुट कर दी, अब कांस्टेंट इधर लिख लें और जो कोएफिशिएंट्स इनको इधर ले आए। ओके हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव अ सर्टेन रेशियो एंड दिस रेशियो डिपेंड्स अपॉन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट्स। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये रेशियो बन चुकी है, अब ये रेशियो डिपेंड करेगी इनकी कंसंट्रेशन, इनके ताल्लुक पर, कि इनका आपस में किस तरह गहरा ताल्लुक है, कितने गहरे प्यार से मिले हुए हैं, कितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन से ये आपस में मिले हुए हैं। अब ये रेशियो इन पर डिपेंड करेगी। अब इस रेशियो को हम एक थर्ड कॉन्स्टेंट जिसको हम के सी कह रहे हैं, इससे डिनोट कर देते हैं। यानी कि इधर के सी इक्वल टू के एफ और के बी इधर मैं लिख सकता हूँ, इधर के सी इज इक्वल टू सी डी और ए बी। ओके हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 इज आल्सो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई है, ये वाली हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इफ द रिवर्सिबल रिएक्शन हैज कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस इक्वेशन, अब जो मैंने आप लोगों को जो दो डेफिनेशन बताई थी, जो इजी डेफिनेशन है उसके मुताबिक हमने अपना जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया है इधर तक, इससे पहले। अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मजीद चलते हैं कि इसमें पावर का तज़किरा किया गया है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है कि आपस में मल्टीपल होना। ये देखो, अब हमने इसके साथ कोएफिशिएंट्स लिख लिए हैं। ओके, तो फार्मूला वही है, बस इसमें क्या किया है, इस फार्मूला वही है, इसमें सिर्फ जो है ना पावरें लिख दी हैं। ये भी फार्मूला दुरुस्त है और ये भी फार्मूला दुरुस्त है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये आज का छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब नहीं कराया करें, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।